नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा हिंदी एंड संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, टॉपिक है वाच्य। वाच्य का तात्पर्य होता है धातु रूपम वाच्यम कथ्यते, यानी क्रिया के रूप को वाच्य कहते हैं। जो कार्य हो जाता है उसके बारे में जानकारी होती है। भाई क्रिया कैसा किस रूप में प्रकट की गई है। वाच्य तीन प्रकार का होता है। पहला वाला होता है कर्तवाच्य, दूसरा वाला होता है कर्मवाच्य, तीसरा वाला होता है भाववाच्य। तो कर्तवाच्य से तात्पर्य होता है कर्तरि प्रथमा यत्र द्वितीया अतिशय कर्मणे कर्ते वाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्तुनुसारिणी, यानी जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्ता से होता है वहाँ हमेशा कर्तवाच्य होता है। कर्तवाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में हमेशा प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तथा कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता क्रिया के अनुसार प्रकट होती है। यह कर्तवाच्य हमेशा अकर्मक एवं सकर्मक क्रिया दोनों में से किसी भी क्रिया का हो सकता है। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें किसी प्रकार का कोई काम तो हो रहा है लेकिन काम के बारे में जानकारी नहीं मिलती, वह हमेशा अकर्मक होती है। सकर्मक होती है जिसमें काम के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर जो कर्तवाच्य होती है उसको जैसे आ जाता है कर्तवाच्य, यानी कर्तवाच्य में हमेशा कर्ता प्रधान होता है। कर्ता का होना जरूरी है, तभी जानकारी मिलती है। भाई कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होती है। अगर कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी बहुवचन की होती है। जैसे आ जाता है रामे दुग्धम पीबती, यानी राम दूध पीता है। राम है एक वचन है और जो क्रिया है वो भी एक वचन की हो जाएगी। कर्ता के अनुसार क्रिया बदलती है। ये दुग्धम है वो कर्म हो गया, कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है और क्रिया कर्ता के अनुसार बदल जाती है। दूसरा वाला उदाहरण है स पठती, वह पढ़ता है। स पठती से एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, इसमें कर्म नहीं है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है और ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, यानी इसमें दोनों प्रकार की क्रिया आ जाती है। अकर्मक क्रिया भी हो सकती है और सकर्मक क्रिया भी हो सकती है। आगे वाला उदाहरण सा पठती, यानी यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है तो वो एक वचन है। प्रथम पुरुष का तो एक वचन ही प्रथम पुरुष की क्रिया होगी। आगे वाला उदाहरण है बाल का नवनीतम खादंती, यानी बालक मक्खन खाते हैं। तो बाल का शब्द है वो बहुवचन है तो क्रिया है वो भी बहुवचन की होगी, यानी कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की होती है। और अगर कर्ता बहुवचन होता है तो क्रिया भी हमेशा बहुवचन की होती है। इसमें हमेशा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाच्य है जो हमेशा अकर्मक और सकर्मक क्रिया दोनों का हो सकता है, तो वो वाला होता है कर्तवाच्य। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है दूसरा वाला होता है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यानी कर्मणि प्रथमा यत्र तृतीया कर्तरि कर्मे वाच्यम भवेत् तत्तु क्रिया कर्मानुसारिणी, यानी जहाँ पर क्रिया का संबंध कर्म से होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, यानी कर्म का रहना बहुत ही जरूरी है। कर्ता की तृतीय विभक्ति हो जाती है और जो कर्म होता है वहाँ पर प्रथम विभक्ति होती है। ये वाच्य केवल सकर्मक क्रिया का होता है, यानी इसमें कर्म का होना बहुत ही जरूरी है। अगर इसमें कर्ता नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कर्ता है तो हमको वाच्य बनाते समय कर्ता की तृतीय विभक्ति बना देते हैं। और जो कर्म होता है उसकी प्रथम विभक्ति होती है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कर्म वाच्य में हमेशा क्या जरूरी है, तो उसमें है सकर्मक क्रिया। और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कर्मवाच्य में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और ये जो कर्मवाच्य होता है वो भूतकाल के रूप में मूल धातु के साथ में हमेशा यति शब्द अंत में जोड़ देते हैं। और कर्मवाच्य में कत्वतु तथा तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है।
कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कर्मवाची में कौन से प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो कत्वतु और तव्यत, ये दो प्रत्यय का प्रयोग हमेशा किया जाता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर रामायण पुस्तकम पठ्यते, देखो राम है वो करता है, इसमें राम की तृतीय विभक्ति यानी कर्ता की हमेशा बनाते समय तृतीय विभक्ति बना देंगे। और जो पुस्तक है इसमें यानी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पठ मूल क्रिया है और इसके अंत में यते शब्द जोड़ देंगे, तो हमको यते शब्द जोड़ना है। आपको किसी इसमें देखो चाहे कर्ता एक वचन है, चाहे कर्ता द्विवचन है, चाहे कर्ता बहुवचन है, केवल मूल क्रिया के साथ में यते शब्द जोड़ना है और किसी प्रकार का कोई क्रिया का रूपांतरित नहीं करना। आगे वाला बताना है छात्रेण लेख लिख्यते, यानी छात्रों के द्वारा लेख लिखा गया। यहाँ पर देखो छात्रेण है वो यानी एक वचन का प्रयोग भी हो सकता है, तो यानी एक वचन होगा छात्रेण लेख लिखित, यानी छात्र के द्वारा लेख लिखा गया, भूतकाल की क्रिया होगी, तो ये तृतीय विभक्ति हो गया। और लिख मूल धातु हो गया, इसमें यते शब्द जोड़ दिया। मूल क्रिया के साथ में हमेशा वाच्य बनाते समय यते शब्द जोड़ना है। आगे वाला उदाहरण है रम्या मोदकम खाद्यति, यानी रमा के द्वारा लड्डू खाया गया। यहाँ पर यानी मोदकम हो गया, वो हो गया कर्म हो गया, और रम्या है वो यानी कर्ता हो गया, और खाद्यति खाद मूल धातु है और इसमें यति मूल क्रिया के साथ में जोड़ दिया गया। तो हमको कैसा भी जो वाच्य होता है कर्म वाच्य में, हमको मूल क्रिया के साथ में यति शब्द जोड़ देना है। आगे वाला जो है वो वाला वाच्य है भाववाच्य। भाववाच्य यानी भाववाच्य क्रिया वाक्य ने कर्ता ने कर्म से तत्र कर्ता तृतीया क्रिया भावानुसारिणी, यानी भाववाच्य में हमेशा जहाँ क्रिया का संबंध न तो कर्ता से हो और न कर्म से हो अपितु भाव से हो, वह हमेशा भाववाच्य होता है। भाववाच्य हमेशा अकर्म क्रिया का होता है, इसमें कभी भी कर्म नहीं होता। इस पॉइंट को आप हमेशा ध्यान दीजिए। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया गया कौन सा वाच्य में हमेशा कर्म नहीं होता, तो वो वाला होता है भाववाच्य। ऐसे पूछ लिया कौन सी वाच्य में हमेशा कर्म का प्रयोग किया जाता है, वो हो गया कर्मवाच्य। ऐसा पूछ लिया जाता है कि कौन सी वाच्य में अकर्मक और सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया, तो हो गया कर्तवाच्य। अब यानी यहाँ पर भाववाच्य होता है, उसमें कभी भी कर्म नहीं होता। जैसे यहाँ पर रामेण पठ्यते, राम के द्वारा पढ़ा गया, यानी क्रिया तो की गई लेकिन क्रिया के बारे में कोई पता नहीं चल रहा। जो रामायण है उसमें तृतीय विभक्ति है और पठ मूल क्रिया है, इसके अंत में यति शब्द जोड़ दिया। बस अपन को तो मूल क्रिया के साथ में यति शब्द जोड़ दो, चाहे वो एक वचन है, चाहे वो द्विवचन है, चाहे वो बहुवचन है। क्रिया कर्ता और क्रिया का एक संबंध नहीं रहेगा। यहाँ पर जैसे आ जाता है छात्रेण लिखित, यानी छात्र लिख तो रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा छात्रेण है, वो हो गया तृतीय विभक्ति होगी। कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों में ही तृतीय विभक्ति कर्ता की बना देते हैं। आगे वाला हो जाता है यानी लिखित, लिख तो मूल क्रिया है और इसके अंत में यति शब्द जोड़ दिया। आगे वाला उदाहरण है रमया खाद्यति, यानी रमा के द्वारा खाया गया। कार्य तो किया गया है लेकिन क्रिया के बारे में पता नहीं है, भाई क्या काम किया गया, तो कर्म नहीं है। इसमें भी अकर्मक क्रिया है, इसमें भी अकर्मक क्रिया है और इस वाले में भी अकर्मक क्रिया है। खाद मूल क्रिया है और इसके अंत में यति जोड़ दिया, तो ऐसे इस प्रकार से हमको जोड़ना है। आगे वाला उदाहरण त्वया पीयते, यानी तुम्हारे द्वारा पिया गया। तो यानी पिया तो गया है, क्रिया तो की है लेकिन क्रिया के बारे में पता नहीं चल रहा भाई क्या कार्य किया गया है, इसलिए यहाँ पर हो गया त्वया, ये तृतीय विभक्ति हो गया और पिव धातु हो गया और इसके अंत में यति शब्द जोड़ दिया गया है। अब दोस्तों आपको यानी कुछ मैं 5 पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, अगर इन पॉइंटों को आप याद रखेंगे तो कैसा भी बात चाह जाओ उसके क्रिया के अंत में जो मूल क्रिया क्या बनानी है वाच्यों में वो आसानी से बन जाती, जिसमें यानी पहला वाला आपको ये ध्यान देना है। नंबर 1 पॉइंट, जिन धातुओं के अंत में आ, ए और आई की मात्रा हो तो उनके स्थान पर हमेशा
बड़ी ए की मात्रा अंत में जुड़ जाती है और अंत में जुड़ करके और ये और ते जोड़ दीजिए। ये तो सभी में जोड़ना है। जैसे यहाँ पर आ जाता है पा धातु है और यहाँ पर आ की मात्रा आ गई तो यानी पा का बन गया पे और इसमें यते जोड़ दिया गया। यते तो सभी में जोड़ना है। जैसे ऊपर अभी बताया था भाई, सभी में मूल क्रिया के अंत में यते जोड़ दीजिए। ऐसे आगे जैसे दा धातु है, इसमें आ गया तो दा का दा बन गया बड़े ए, दे बन गया और इसमें यते जोड़ दिया तो क्या बन गया, दियते। आगे वाला उदाहरण स्था, यहाँ पर आ गया तो आ का दा बन गया बड़े ए और इसमें यते जोड़ दिया तो बन गया एसी यते। आगे वाला उदाहरण है गई, यानी आई की ध्वनि आ गई। इधर तो आ की ध्वनि थी, अब यहाँ पर आ गई आई, तो जो आई आ जाए उसका भी बड़े ए की मात्रा लगा दो तो गया का बन गया बड़े ए गी और यते जोड़ दो तो बन गया गी यते। आगे वाला उदाहरण जे, यानी आई आ गया, आई की ध्वनि आ गई तो आई का हमको बड़े ए की मात्रा जोड़ दो और यते जोड़ दो तो बन गया धी यते। दूसरा वाला पॉइंट है वो नोट करिए, जिन धातुओं के अंत में हस्व यानी छोटी ए तथा छोटा ओ हो तो उनके स्थान पर हमेशा बड़े ए और बड़ा ओ कर दीजिए और यते अंत में जोड़ दीजिए। यते तो सभी में जोड़ना है। जैसे देखो जी, यानी छोटी ए की मात्रा है तो हमने लगा दी बड़ी ए की मात्रा और यते जोड़ दिया तो यह बन गया जी यते। जैसे यहाँ पर ची छोटी ए की मात्रा है और आगे आ गया यानी बड़ी ची कर दिया और यते जोड़ दिया तो बन गया चीयती। जैसे आ गया सु, यानी छोटा ओ है तो छोटा का हमको क्या करना है, बड़ा ओ कर देंगे, बड़ा कर दिया और इसके साथ में यते जोड़ दिया तो बन गया सुयती। ऐसे जैसे श्रु आ गया, छोटा ओ है तो छोटा ओ का कर दिया बड़ा ओ और मूल क्रिया के साथ में यते जोड़ दिया। जैसे आ गए सु, यहाँ पर यानी छोटा ओ है तो इसमें हम छोटा का बड़ा कर देंगे और यते जोड़ देंगे तो बन गया इसु यते। नंबर तीसरा वाला पॉइंट नोट करिए, जिस धातु में वे होता है तो वो वे है वो ऊ में बदल जाता है। यानी जिसमें वे होता है उसका ऊ बना दीजिए और यते जोड़ दीजिए। जैसे आ जाता है वच, यानी ये वे आ गया, वे का बना दिया ओ और च आता है और यते जोड़ दिया बन गया उच्चयति। यानी अब यहाँ पर आ गया वप, वे आ गया, वे का बना दिया ऊ और ये पे है आता है लिख दिया और इसमें यते जोड़ दिया तो बन गया उपयति। जैसे आ गया वश, वे आ गया, वे का बना दिया ऊ और से आता है हमने से लिख दिया तो यह बन गया और यते जोड़ दिया उष्यति। जैसे आ गया वद, वे का बना दिया ऊ और ये दे आता है और यते जोड़ देंगे तो उद्दते, क्योंकि दे और यश ये दे बना है, दे और यश बनता है। आगे आ गया वस आ गया, वे आ गया, अब वे का बना दिया ऊ और से लिख दिया और यते जोड़ दिया तो बन गया उष्यति। आगे वाला चौथा वाला जो पॉइंट है वो आप ध्यान दीजिए, यानी धातु के अंतिम अक्षर के पहले कोई अनुनासिक हो यानी प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण होता है तो उस पंचम वर्ण को हटा दीजिए, उसका लोप कर दीजिए और उसके साथ में यते जोड़ दीजिए। जैसे आ जाता है बंद, यहाँ पर ने आ गया, पंचम वर्ण है तो ने का लोप कर देंगे और यते जोड़ दिया बन गया बाध्यति। जैसे आगा भंजी, यहाँ पर पंचम वर्ण आ गया तो इसका हमने लोप कर दिया और जे आधा लिख दिया, भैजो का तो लिख दिया और इसके साथ में यते जोड़ दिया, भजियते बन गया। आगे वाला है ग्रंथि, ये पंचमन ने आ गया, ने का कर दिया लोप और थे आता है और जो का तो लिख दिया ग्रथ्यते और हमको हमेशा मूल क्रिया के साथ में यते जोड़ना है। आगे आगा स्तंभ, यानी मैं है वो पंचम वर्ण है, पे मैं 5वां नंबर का है तो यानी यहाँ पर जो ये वाला पंचम वर्ण इसका लोप हो गया और यते जोड़ दिया इस सब यते। ऐसे जैसे आ गया यहाँ पर मंथे तो यानी पंचम वर्ण आकर ने का कर दिया लोप तो बन गया मत्यते और इसके साथ में हमको यते जोड़ना है। 5वां जो पॉइंट है उसको आप और दोबारा ध्यान दीजिए अच्छी तरह। ऋकारांत धातु के री के स्थान पर छोटी री हो जाती है। जैसे आ गया क्री तो इसमें री ऋषि है तो री ऋषि हमको तो ये क है उसको जौका दो जोड़ दिया और इसकी जगह हमको यानी क में मिला दिया रे और छोटी ए की मात्रा, यानी हमको जो ये री है
ये वाले रे इसको जोड़ना है तो क है आधा और रे है पूरा, तो बन गया क्रियते। और यते सभी में जोड़ना है, यानी जिन धातुओं में री ऋषि हो, नीचे वाला मात्रा लगी हो, तो उसका आप छोटी री बना दो। अब ये आ गया मृ, तो यानी मैं पर यानी री ऋषि है, यहाँ पर ये री ऋषि है यानी रिकारांत आ गया, तो हमको मैं जो कहते लिख दिया। अब हमको इसमें रे जोड़ना है, तो रे पूरा हो गया और छोटे एक ही मात्रा लगा दी तो बन गया यते, जोड़ दिया तो बन गया मृयते। ऐसे जैसे भ्री है इसमें री ऋषि है, तो भय जौकाते लिख दिया। अब री ऋषि की जगह बन गया रे भाई एक ही मात्रा लगाएंगे तो बन गया री, तो बन गया भ्री यते। और यते सभी में जोड़ना है। ऐसे जैसे द्रि, तो हमको यानी यहाँ पर री ऋषि है, अब हमको इसका बनाना है रे और हमको छोटे एक की मात्रा जोड़नी री, तो हमने लिख दिया दे आधा है, रे है पूरा, इसमें छोटे एक की मात्रा जोड़ी और यते जोड़ दिया तो बन गया द्रियति। ऐसे जैसे घृ है, अब घृ में यानी री ऋषि है, इसका भी हमको छोटी री जोड़ दो, पहले घ में रे जोड़ दिया, रे पूरा है घ आधा है, तो घृ और यते जोड़ दिया यते हो गया। ऐसे इस प्रकार से ये 5 पॉइंटों को याद रखेंगे तो कभी भी आप कंपटीशन एग्जाम में गलत नहीं करोगे। अब देखो कर्तवाच से कर्मवाच और कर्मवाच से भाववाच कैसे बनाते। पहला वाला है कर्तवाच। कर्तवाच में कर्ता प्रधान होता है। बालक कंदुकम क्रीडति, बालक गेंद से खेलता है, बालक गेंद खेलता है। अब यहाँ पर जो करता है उसकी तृतीय व्यक्ति बना दो तो बन गया बालकीन। और कंदुकम जो का जो, और इसमें देखो क्रीड धातु हो गया। अब क्रीड के साथ में अंत में हमको यते जोड़ दो तो हमने जोड़ दे यते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका भाववाच बनाते समय भाववाच में कर्म को हटा दीजिए, तो जो कंदुकम है उसको भाववाच में हटा देंगे तो हो गया बालकीन क्रीडति। कर्तवाच होता है उसमें अकर्मक और सकर्मक क्रिया हो सकती है, लेकिन कर्मवाच में हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। इसमें कर्ता की तृतीय विभक्ति होती है और भाववाच में भी कर्ता की तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे वाला उदाहरण है छात्रा पुस्तक पठन्ति, यानी छात्र पुस्तक पढ़ते हैं, छात्र है वो बहुवचन है तो बहुवचन ही होगी क्रिया। अब यहाँ पर हमको इसका कर्मवाच बनाएंगे तो जो छात्र शब्द है उसके बना दे तृतीय विभक्ति यानी बहुवचन छात्री, और पुस्तकम पठ्यते यानी इसका जो कर्ता है उसके साथ संबंध नहीं है, जो मूल क्रिया है उसके साथ में यते जोड़ दो तो बन गया छात्री पुस्तकम पठ्यते। अब इसी को हम भाववाच बनाना है, तो भाववाच में जो कर्म है पुस्तक उसको हटा दीजिए, भाववाच बन जाएगा तो हो गया छात्री पठ्यते यानी छात्रा के द्वारा पढ़ा गया। पता नहीं चल रहा भाई क्या पढ़ा गया, अकर्मक क्रिया होती है। आगे वाला उदाहरण है मयूरा नृत्यन्ते यानी मोर नाचते हैं, यहाँ पर मोर है वो बहुवचन है और नृत्यन्ति वो भी बहुवचन है, क्योंकि कर्ता और क्रिया दोनों का एक संबंध होता है। लेकिन जो कर्मवाच होता है वहां पर कर्ता की तृतीय विभक्ति बना दो। कर्ता एक वचन था तो विभक्ति भी एक वचन की बनाओ, कर्ता बहुवचन है द्विवचन है तो उसी के अनुसार उसके बनाओ। तो यहाँ पर जो कर्ता वो बहुवचन है तो कर्ता के बहुवचन होगी मयूरी और परे बनम नृत्यते यानी मूल धातु के साथ में यते जोड़ दो तो मोरों के द्वारा घूमकर नाचा गया। क्रिया हमेशा भूतकाल में परिवर्तित होती कर्मवाच की। भाववाच में जो कर्म है उसको हटा दीजिए तो हो गया मयूरी नृत्यते। हमको केवल भाववाच में कर्म हटा दो और भाववाच का अगर कर्मवाच बनाना है तो इसमें हमेशा कर्म जोड़ दो यानी सकर्मक क्रिया जोड़ दो। और जो कर्तवाच होता है उसमें कर्ता के अनुसार वर्तमान काल से रिलेटेड वाक्य बनाया जाता है। तो छांटने का जो 5 पॉइंट बताए और ये नियम बताए इनका आप ध्यान रखेंगे तो कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आप गलत नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस टॉपिक में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।